नमस्कार साथियों। ज्योतिषीय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे चंद्र राहु की युति के बारे में। चंद्रमा और राहु की जब युति होती है, जिसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, यह बात कितना सत्य है, आइए इसको देखते हैं आज की चर्चा में। आप सभी को मालूम है 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां होती हैं और हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। टोटल 108 पद होते हैं। हर एक डिग्री 4 मिनट का होता है। ये एक जनरल बेसिक बातें हैं जो ऑलमोस्ट हमने पिछली श्रृंखलाओं में बात की है। उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जब चंद्रमा और राहु किसी भी जातक की कुंडली में युति में आता है तो मोस्टली आपको जनरल साधारण बातचीत में सारे आपको ज्योतिष के जो जानकार लोग हैं उसको वो लोग चंद्र ग्रहण के रूप में जानते हैं, या फिर मोस्टली जो साधारण जो लोग हैं जो अक्सर कुंडली की अपनी चर्चा करवाते रहते हैं, विश्लेषण कराते रहते हैं, उनको भी इस बात की पता होती है कि चंद्रमा और राहु जब युति में आता है तो चंद्र ग्रहण बन जाता है। इसी के साथ आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक उदाहरण के तौर पर सारे लग्न में एक एक करके बात करना थोड़ा अलग हो जाएगा। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि चंद्रमा और राहु की युति होती है तो चंद्र ग्रहण बन जाता है। यह इसको आप ये कह सकते हैं कि ये एक अधूरा स्टेटमेंट है, ये अधूरा कथन है। हाँ, चंद्र ग्रहण बनता है, लेकिन कितना बनता है यह सबके कुंडली में, दुनिया में अनंत लोग हैं। दुनिया में आपको 800 करोड़ लोग रहते हैं और 800 करोड़ में लगभग जो है 20 करोड़ लोगों के कुंडलियों में आपको ऑलमोस्ट चंद्रमा और राहु एक साथ युति में पाए जाते हैं। उसके हिसाब से ऐसा नहीं है, सबके सारे जितने भी जातक हैं, हर जातक के कुंडली के अंदर चंद्रमा और राहु की युति का अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अनंत प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चंद्रमा और राहु हो गया तो यह एक अशुभ योग बन गया जिसके कारण से आपके जीवन में तमाम तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो आज सिर्फ एक मेष लग्न की कुंडली का उदाहरण लेकर समझते हैं कि कितना अंतर हो सकता है और किन किन परिस्थितियों में अंतर होता है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। ये आप सभी के सामने मेष लग्न की कुंडली है जिसमें आपको 1 से लेकर 12 नंबर लिखे हुए हैं। ये सारे आपको 12 राशियां हैं। 1 नंबर लिखा हुआ है, इसको हम लग्न कहते हैं, जो ऊपर की तरफ सेंटर में है, इस प्लेस को हम लोग लग्न कहते हैं। और यहाँ से लेकर 12 नंबर तक ये 12 राशियाँ हैं। तो जब अगर मेष लग्न की कुंडली है और यहाँ पर अगर मान लो चंद्रमा और राहु बैठा है, तो चंद्रमा और राहु यहाँ पर अगर बैठा है तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग परिस्थितियाँ लागू होंगी, अलग अलग परिणाम होंगे। आप सभी को मालूम है कि एक राशि का डिग्री होता है 0 से लेकर 30 डिग्री तक। आप सभी का मालूम है कि एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और उन सारे 3 नक्षत्रों के सारे पद नहीं आते हैं, केवल 9 पद एक नक्षत्र में शामिल होता है। तो ओवरऑल 2.25 नक्षत्र शामिल होते हैं। किसी नक्षत्र का कोई पूर्ण उसके चारों पद शामिल हो सकते हैं और किसी का 3 पद शामिल हो सकता है किसी नक्षत्र का, और किसी का 1 पद शामिल हो सकता है। मतलब 3 नक्षत्रों के प्रभाव एक राशि के अंदर आपको शामिल होता है। अब आप मान लो कि ये जैसे मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न के अंदर आपको अश्वनी, भरणी और कृतिका 3 नक्षत्र शामिल होते हैं। तो अगर मान लो चंद्रमा और राहु यहाँ पर बैठा हुआ है और चंद्रमा अगर मान लो कि अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है और राहु आपको कृतिका नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, तो इस कंडीशंस में जो चंद्रमा और राहु की जो युति होगी वो एक अलग प्रभाव आपको देगी। ऐसे कंडीशन में आपको चंद्रमा जो है आपको अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है केतु और मेष लग्न का स्वामी ग्रह होता है मंगल। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको चंद्रमा, केतु और
मंगल के प्रभाव में आ जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको अगर मान लो कृतिका नक्षत्र के अंदर राहु बैठा हुआ है तो राहु और चंद्रमा के बीच जो डिस्टेंस होगा वो एक अच्छा खासा डिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में बैठने के लिए उसको, अश्विनी नक्षत्र में अगर बैठता है तो 0 से लेकर 13.3 डिग्री तक अगर बैठेगा मेष लग्न के अंदर, तब जाकर चंद्रमा को माना जाएगा कि वो अश्विनी नक्षत्र में बैठा है। तो 0 से लेकर 13 डिग्री के बीच अगर मान लो बैठा है, कहीं भी बैठ सकता है। अब उसमें भी आपको अलग अलग प्रभाव होंगे। अब वो कौन से पद में बैठा है, मान लो अगर चंद्रमा यहाँ पर 0 से लेकर 3.33 अंश के बीच बैठा है तो वो आपको कहा जाएगा कि अश्विनी नक्षत्र के पहले पद में बैठा हुआ है। तो अश्विनी नक्षत्र के अगर पहले पद में बैठेगा चंद्रमा, और अगर मान लो राहु है, राहु आपको कृतिका नक्षत्र के पहला जो पद होता है वो आपको 26.667 से लेकर 30 डिग्री के बीच जो अंश होता है वो आपको कृतिका नक्षत्र का होता है मेष लग्न में। तो अगर मान लो कि 28 डिग्री पर राहु बैठा हुआ है और यहाँ पर आपको 3 डिग्री का चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इस परिस्थिति में आपको चंद्रमा और राहु के बीच जो परिणाम होंगे वो बहुत ही अलग होंगे बाकी परिस्थितियों से। यहाँ पर आपको चंद्रमा और राहु के बीच डिस्टेंस अच्छा खासा है। और यहाँ पर आपको जो कृतिका नक्षत्र का जो राहु है वो आपको सूर्य के प्रभाव में होगा, तो वो बल्कि जो है सूर्य को ज़्यादा प्रभावित करेगा। यहाँ पर अगर राहु बैठ करके वो आपको सूर्य को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसा जातक के जीवन में उसको जो है ना शोहरत हासिल करने में बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि उसका सूर्य प्रभावित हो गया, सूर्य उसको पीड़ित हो गया। सूर्य कृतिका नक्षत्र में बैठ गया है उसके लग्न में ही, तो उसके व्यक्तित्व का जो शोहरत है वो कहीं ना कहीं खंडित होगा। वो आपको उसको शोहरत हासिल होने में, बल्कि उसको कहीं ना कहीं जीवन में अलग तरीके के आपको विभिन्न तरीके के कलंक आपको देखने को मिलेंगे। वो अच्छा कार्य करेगा फिर भी लोग आपको समाज में उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। साथ में उसके पिता के स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है और प्लस पिता के साथ में उसके संबंध भी खराब देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ये परिस्थितियाँ लागू होगी। अब ये इसी कंडीशन में इसको एक बार हम लोग उल्टा करके देख लेते हैं। उल्टा करके अगर हम देख लें, मान लो अगर कृतिका नक्षत्र के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, कृतिका नक्षत्र के अंदर चंद्रमा बैठा है और 28 डिग्री पर बैठा है, और आपको राहु बैठा है अश्विनी नक्षत्र में, तो अश्विनी नक्षत्र में बैठने से राहु, अश्विनी नक्षत्र में अगर मान लो राहु बैठा है तो इस कंडीशंस में जो परिणाम होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। ये यहाँ पर आपको चंद्रमा आ गया सूर्य के प्रभाव में, क्योंकि वो कृतिका नक्षत्र में जाकर बैठ गया। तो यहाँ पर उसके जो चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर जो प्रभाव हो गया सूर्य का हो गया और प्लस मंगल का हो गया, तो चंद्रमा यहाँ पे सूर्य और मंगल से प्रभावित हो जाएगा। इस कंडीशंस में व्यक्ति जो है थोड़ा सा आपको, चूँकि वो मेष लग्न का कुंडली है और साथ में कृतिका नक्षत्र में जाकर बैठ गया है चंद्रमा, तो व्यक्ति जो है वो ऑलरेडी जो है कि मेष लग्न में होने की वजह से थोड़ा उसका जो यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठा है, तो आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बैठा है चंद्रमा, तो ये तो आपको मेष लग्न की कुंडली तो मानी ही जाएगी, साथ में मेष राशि भी बन जाएगी। क्योंकि कहा जाता है चंद्रमा, आप सभी जानते होंगे कि चंद्रमा जहाँ पर जाकर बैठता है वही व्यक्ति की राशि बन जाती है। तो ये इस कंडीशन में आपको चंद्रमा इसका मेष लग्न भी हो गया और साथ में जो है ना कि चंद्र इसकी जो राशि होगी वो भी आपको मेष राशि हो गई। तो यहाँ पर इस कंडीशंस में अगर मान लो कि चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में बैठा है और राहु आपको अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, तो चंद्रमा जो है वो आपको सूर्य के प्रभाव में आ जाएगा, साथ में मंगल के प्रभाव में आ जाएगा। तो इस कंडीशन से उसके व्यक्तित्व में एक आपको विशेष जो है ना कि एग्रेशन देखने को मिलेगा। ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा हाइपर होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेष लग्न में होने की वजह से मंगल का प्रभाव होता है और वो ऑलरेडी थोड़ा सा गुस्सेल स्वभाव का होगा। उसके अंदर बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर कृतिका नक्षत्र में बैठ गया तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये चीज़ें होती है। तो इस कंडीशन में अब राहु आपको बैठा है अश्विनी नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु, तो केतु और मंगल साथ में यहाँ पर व्यक्ति जो है कि बहुत ज़्यादा मंगल के राहु जहाँ पर भी बैठता है आपको पता है उस चीज़ को वो एक्सपोज कर देता है, उसको एक्सपोजर मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मंगल से जो उसको एनर्जी मिल रही है उसको और ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा, तो वो व्यक्ति और ज़्यादा हाइपर देखने को मिलेगा आपको। अब इसमें भी अलग परिस्थितियाँ बन सकती हैं। इसमें आपको अलग परिस्थितियाँ ये बन सकती हैं कि आपको राहु और चंद्रमा बहुत ही क्लोज हो सकते हैं और आपको सपोज करो जैसे 0 से लेकर 13.33 अंश तक आपको
एक नक्षत्र का अंश होता है। अश्विनी नक्षत्र का मान लो 0 से लेकर 13.33 अंश तक है, और उसके बाद अगला नक्षत्र है आपको भरणी नक्षत्र। और भरणी नक्षत्र में ही अगर मान लो जा करके दोनों ये चंद्रमा और राहु बैठ जाते हैं और क्लोज में बैठ जाते हैं, एक दूसरे से आपको 4 से 5 डिग्री के डिस्टेंस में बैठ जाते हैं। तो इस कंडीशंस में जैसे भरणी नक्षत्र में अगर बैठ गए तो भरणी नक्षत्र का स्वामी क्या होगा, भरणी नक्षत्र का स्वामी ग्रह आपको शुक्र हो गया, तो ऑलरेडी उसके व्यक्तित्व पे शुक्र का प्रभाव होगा, प्लस जो है कि आपको मंगल का प्रभाव होगा। और राहु चूंकि बैठ गया है भरणी नक्षत्र में, तो जो शुक्र से मिलने वाली जो एनर्जी है और वो एक्सपोज हो जाएगी। तो जैसे मान लो भरणी नक्षत्र में बैठने की वजह से व्यक्ति का जो मन है वो भोग विलास के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाएगा। वो हमेशा ही जो है कि जीवन में शान शौकत के बारे में सोचेगा कि कैसे हम जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे कमाएं और लग्जरी चीज़ों को प्राप्त करें ताकि हमारा जीवन बहुत ही लग्जरी बन जाए। इस सारी चीज़ों के बारे में हमेशा सोचता रहेगा और उसको पाने की कोशिश भी करेगा। तो अगर यहाँ पर अगर राहु बैठ जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसको जो यह सोचने की जो प्रवृत्ति है वो और ज़्यादा कई गुना बढ़ जाएगी। जो हमेशा ही वो भोग विलास में पड़ा रहेगा, हमेशा ही सुंदर चीज़ों के प्रति आकर्षित होने रहेगा, और साथ में आपको शान शौकत से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको पाने की पूरी कोशिश करेगा। इवन चूँकि राहु यहाँ पर शामिल हो गया तो उसका मन भी पीड़ित हो गया, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत नकारात्मक रूप में भी जा करके और उसको हासिल करने की कोशिश करेगा। और साथ में मंगल से इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उसको जो एनर्जी मिलेगा वो आपको मंगल से मिलेगा। तो ये ओवरऑल आपको सिर्फ एक मैंने परिस्थिति के बारे में चर्चा की, सिर्फ अगर मेष लग्न के अंदर चंद्रमा और राहु जाकर अगर बैठता है तो क्या क्या परिस्थितियाँ आपको बन सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे ये चंद्रमा और राहु की युति सिर्फ एक चंद्र ग्रहण है, इसको पूरा कंप्लीट समझने के लिए कि किसी भी जातक की कुंडली में कितना ज़्यादा वो प्रभावशाली है, उसका किसी भी जातक की कुंडली का कंप्लीट विश्लेषण बहुत ही ज़रूरी है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लें। अब दूसरा जो हमारा दूसरे घर की बात कर ले, ये जो दूसरा घर है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मतलब वृष राशि है। अब यहाँ पर आकर अगर चंद्रमा राहु बैठ जाए, अब चंद्रमा राहु, अब मान लो वृष राशि का भी तो अपना जो डिग्री है, जो अंश है वो आपको 0 से लेकर 30 अंश तक है। अब 0 से लेकर 30 अंश है और साथ में जो है कि वृष राशि के अंतर्गत भी आपको 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो जो 2.25 नक्षत्र आते हैं वो आपको कृतिका नक्षत्र आती है, रोहिणी नक्षत्र आते हैं और मृगशीर्षा नक्षत्र आते हैं आपको। तो अब कृतिका नक्षत्र के आपको 3 पद आते हैं इसमें, मतलब 0 से लेकर जो फर्स्ट आपको जो 0 से लेकर 10 होगा, 0 से लेकर 10 अंश तक वह आपको कृतिका नक्षत्र होता है। और उसके बाद आपको रोहिणी नक्षत्र शुरू होता है, रोहिणी नक्षत्र का अंश शुरू होता है 10 से लेकर के 23.33 अंश तक। उसके बाद आपको फिर शुरू होता है मृगशीर्षा नक्षत्र। मृगशीर्षा नक्षत्र का जो आपको 2 चरण शामिल होता है। अब मृगशीर्षा नक्षत्र का आपको 2 चरण इसके अंदर शामिल होता है, सॉरी 1 चरण शामिल होता है मृगशीर्षा नक्षत्र का। ओवरऑल अगर मान लो सपोज करो यहाँ पर अगर चंद्रमा और राहु अगर बैठ जाता है, तो चंद्रमा और राहु अगर यहाँ बैठता है तो यहाँ पर जो है व्यक्ति के अंदर आपको अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ भी अलग अलग परिस्थितियाँ लग जाएंगी, क्योंकि आपके आपको वृष राशि के अंदर भी आपको जो कृतिका, रोहिणी और मृगशीरा, कृतिका नक्षत्र के आपको 3 चरण शामिल होते हैं और प्लस जो है ना कि आपको रोहिणी नक्षत्र के आपको 4 चरण शामिल होते हैं और प्लस मृगशीरा नक्षत्र के आपको 2 चरण शामिल होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपको जो 9 पद है, 9 पद में आपको कौन से पद में जाकर के राहु बैठा है और कौन से पद में जाकर आपको चंद्रमा बैठा है। आपको पता है सारे जो है कि तीनों जो नक्षत्र हैं, तीनों नक्षत्रों के यहाँ पर भी जो स्वामी ग्रह होंगे वो आपको अलग अलग हो जाएंगे। अब सपोज करो एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर लूँ तो अगर मान लो कृतिका नक्षत्र के अंदर आपको चंद्रमा बैठा हुआ है और आपको मृगशीरा नक्षत्र के अंदर राहु बैठा हुआ है, तो कृतिका नक्षत्र के अंदर चंद्रमा बैठा है तो कृतिका नक्षत्र का स्वामी आप सभी जानेंगे कि वो आपको सूर्य होता है। तो जो चंद्रमा के ऊपर जो प्रभाव होगा वो आपको सूर्य का प्रभाव होगा, प्लस चूंकि सूर्य का प्रभाव होगा, प्लस चूंकि वृष राशि के अंदर बैठा हुआ है तो वृष राशि का जो स्वामी ग्रह है वो आपको होता है शुक्र। तो यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर आपको प्रभाव किसका होगा, चंद्रमा के ऊपर प्रभाव होगा आपको सूर्य का प्रभाव हो जाएगा और प्लस जो है कि आपको शुक्र का प्रभाव हो जाएगा। तो ये आपको परिस्थितियाँ बन जाएंगी। और अलग अगर मान लो दूसरी तरफ अगर बात कर ले मृगशीरा नक्षत्र में अगर मान लो राहु बैठा हुआ है तो राहु जो है कि 3 चीज़ों से प्रभावित होगा। 3 कौन सी चीज़ें, 3 ग्रहों से प्रभावित हो जाएगा। एक तो आपको जो है कि मृगशीरा नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो आपको मंगल, उससे प्रभावित होगा और प्लस जो है कि वृष राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो आपको शुक्र होता है, तो और प्लस वो खुद। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको राहु और
राहु हो जाए और प्लस मंगल हो गए और प्लस जो है आपको शुक्र हो गए। तो इन 3 चीज़ों को यहाँ पर 3 चीज़ें शामिल हो जाएंगी। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, राहु आपको भोग विलास से संबंधित चीज़ों के प्रति आपके व्यक्तित्व में मतलब आपके मन के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा और प्लस जो है कि आपको एनर्जी भी मिलेगी उस चीज़ों को पाने के लिए और साथ में आप जो है ना कि कुछ गलत नकारात्मक कदम को भी उठा सकते हैं ऐसे कंडीशंस में धन से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। और साथ में आपको राहु यहाँ पर क्या हो, राहु यहाँ पर चूंकि आपको दूसरा घर आपको जो है ना कि ये वाणी का भी कारक होता है, तो यहाँ पर अगर राहु बैठ जाएगा ना तो आपको कहीं ना कहीं साथिर बना देगा। वो हमेशा जो कि फायदे से संबंधित चीज़ों को तरफ आपको आकर्षित करेगा, आपको हमेशा ये सोचने के लिए मजबूर करता रहेगा कि कैसे हमें फ़ायदा हो जाए, हमें मतलब ऐसी बातें आप लोगों से जाकर करोगे वो हमेशा लग जाएगा कि आप थोड़ा सा स्वार्थी व्यक्ति हो और हमेशा जो कि फ़ायदे की बात करते हो। और आप चूँकि जो है कि आप चूँकि साथिर बन के बात करोगे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाज में इस चीज़ों का आपके प्रति जो है लोगों के अंदर भाव पैदा हो जाएगा। और यहाँ पर जो बैठा हुआ अगर मान लो चंद्रमा और राहु बैठा होगा तो चंद्रमा जो है ना कि यहाँ से आपको 7वीं दृष्टि से 8वें घर को देखेगा और राहु जो है कि आपको 7वीं दृष्टि से 8वें घर को देखेगा। 8वां घर जो होता है वो व्यक्ति का जो कि रहस्यात्मक घर भी इसको बोलते हैं। तो व्यक्ति जो है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुप्त ज्ञान से गूढ़ ज्ञान के प्रति भी आकर्षण रखने वाला होगा, उसके प्रति खोजबीन करने वाला होगा, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाला होगा। तो इसमें भी आपको मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया कि एक राशि के अंदर आपको 3 नक्षत्र आते हैं। तो यहाँ पर जो चंद्रमा बैठेगा, चंद्रमा अगर मान लो यहाँ पर बैठा है कृतिका नक्षत्र के अंदर और आपको मृगशिरा नक्षत्र के अंदर राहु बैठा है, तो क्या परिस्थितियाँ बनेंगी। अब इसमें भी आपको डिफरेंट परिस्थितियाँ बनेंगी। अगर मान लीजिए कि मृगशिरा नक्षत्र में आपको चंद्रमा बैठ जाए और कृतिका नक्षत्र के अंदर आपको राहु बैठ जाए तो अलग परिस्थितियां हो जाएंगी, अलग प्रभाव हो जाएंगे। एक आप सभी को जो है ना प्रॉपर में एक कंप्लीट जो है कि एक विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूं मैं एक लग्न में कि कितने तरह की आपको परिस्थितियां लागू हो जाएंगी। यहाँ पर अगर मान लो कृतिका नक्षत्र के अंदर आपको राहु आ जाए और मृगशिरा नक्षत्र के अंदर चंद्रमा हो जाए तो परिस्थितियाँ अलग हो जाएंगी। अब इसमें जैसे मान लो कि जो बीच का नक्षत्र है, बीच का जो नक्षत्र है वो आपको है रोहिणी नक्षत्र। अब रोहिणी नक्षत्र के अंदर अगर सपोज करो कि चंद्रमा बैठ जाए और रोहिणी नक्षत्र के अंदर ही आपको अगर मान लो कि राहु बैठ जाए तो परिस्थितियाँ अलग हो जाएंगी। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि रोहिणी नक्षत्र का स्वामी आपको चंद्रमा हो गया और प्लस जो है कि आपको वृष राशि का स्वामी क्या हो गया, शुक्र हो गया। तो व्यक्ति के मन के ऊपर आपको कौन कौन से ग्रह के प्रभाव हो जाएंगे, आपको चंद्रमा के प्रभाव हो जाएंगे, राहु के प्रभाव हो जाएंगे और प्लस आपको शुक्र के प्रभाव हो जाएंगे। ये आपको परिस्थितियाँ हो जाएंगी। वही चीज़ अगर मान लो इसको हम उठाकर रख ले तीसरे घर में। अब चलो हम तीसरे घर की बात कर लेते हैं। तीसरे घर में अगर हम आ जाते तो यहाँ पर भी आपको सेम परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पर परिस्थितियाँ क्या है, आपको 0 से लेकर 30 अंश तक हर राशि का आपको अपना अंश होता है। अब तीसरे घर के अंदर मेष लग्न के अंदर तीसरा घर जो 3 नंबर लिखा हुआ है ये आपको हो गई मिथुन राशि और मिथुन राशि का स्वामी ग्रह होता है बुध। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह होता है आपको बुध। अब बुध की राशि के अंदर भी आपको 9 पद शामिल होंगे और तीन नक्षत्र आपको शामिल होंगे। 3 नक्षत्र कौन कौन से, मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। ठीक है, मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। और मृगशिरा नक्षत्र के आपको 2 चरण आएंगे यहाँ पे। ठीक है, मृगशिरा नक्षत्र के आपको 2 चरण शामिल होंगे इस राशि के अंदर। तो मृगशिरा नक्षत्र का क्या आपको स्वामी ग्रह क्या है, मंगल है और आपको आद्रा नक्षत्र का स्वामी ग्रह क्या है, आपको राहु है और आपको पुनर्वसु नक्षत्र का आपको स्वामी ग्रह क्या है, वो आपको गुरु है। तो यहाँ पर जो है कि आपको 3 परिस्थितियाँ लागू हो जाएंगी। अब सपोज करो कि बंदा का जो है अगर मान लो किसी जातक की कुंडली के अंदर अगर मान लो चंद्रमा बैठा है आपको मृगशिरा नक्षत्र के अंदर और जो राहु बैठा है वो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर जाकर बैठा है, तो आप सभी को मालूम है कि पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी ग्रह आपको गुरु होता है और आद्रा नक्षत्र का स्वामी आपको राहु होता है और आपको मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी आपको मंगल होता है। तो मंगल के नक्षत्र में अगर मान लो जाकर के बैठा हुआ है चंद्रमा और आपको राहु के नक्षत्र में जाकर अगर मान लो मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ मान लो चंद्रमा और आपको गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है आपको राहु, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर राहु अफेक्टेड होगा। किससे, राहु के ऊपर प्रभाव किसके हो जाएंगे, राहु के ऊपर प्रभाव हो जाएंगे बुध का, राहु के ऊपर प्रभाव हो जाएंगे आपको गुरु का और वो खुद का। इन तीन ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा राहु के ऊपर और साथ में आपको चंद्रमा के ऊपर किसका प्रभाव हो जाएगा, चंद्रमा के ऊपर प्रभाव हो जाएगा मंगल का और प्लस बुध का।
तो ये परिस्थितियाँ आपको लागू होंगी। तो ओवरऑल ये सारे अगर आपको मिलकर अगर बात की जाए तो इस कंडीशंस में जो चंद्रमा और राहु मिल करके वो जो प्रभाव जो उसके मन के ऊपर, ऐसे कंडीशंस में जो मन जो प्रभावित होगा वो आपको मंगल से प्रभावित होगा, आपको बुध से प्रभावित होगा, आपको गुरु से प्रभावित होगा और साथ में राहु से प्रभावित होगा। ये परिस्थितियाँ लागू होंगी इस कंडीशंस में। अब इसमें भी आपको अलग अलग परिस्थितियाँ लागू हो जाएगी। तमाम परिस्थितियाँ इसी के अंदर आपको जो है ना कि 20, 25, 30 मैं परिस्थितियाँ आपको बता सकता हूँ अलग अलग कंडीशंस में, लेकिन मैं सारे चर्चा नहीं कर सकता हूँ। ओवरऑल मैं 2-3 लेकर के हम बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर मान लो उदाहरण के लिए सपोज करो यहाँ पे पुनर्वसु की जगह पुनर्वसु में जो है आकर के चंद्रमा बैठ जाए और आपको मृगशिरा के अंदर आपको राहु बैठ जाए, तो परिस्थितियाँ आपको अलग हो जाएंगी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि राहु का जो प्रभाव है वो राहु जो है वो आपको मंगल को बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर देगा। राहु चूँकि मृगशिरा नक्षत्र के अंदर बैठ जाएगा और साथ में बुध के प्रभाव में आने की वजह से जो उसका जो बौद्धिक ज्ञान है, जो इंटेलेक्चुअल ज्ञान है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। टेक्निकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उसका एक्सपोजर बढ़ जाएगा। ये आपको यहाँ पर राहु अगर बैठ जाएगा तो ये कंडीशन आपको लागू हो जाएगा। और साथ में जो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर बैठा है चंद्रमा, तो चंद्रमा आपको पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर बैठा है तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं आध्यात्मिक समावेश भी हो जाएगा, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी आपको स्वामी ग्रह गुरु होता है। तो व्यक्ति के मन के ऊपर कहीं ना कहीं अध्यात्म के प्रति भी आकर्षण देखने को मिलेगा। तो साथ में आपको उसके व्यक्तित्व के ऊपर बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा, तो वो बुद्धिमान भी होगा। और इन सारे नक्षत्रों को सारे ओवरऑल अगर इस कंडीशंस की अगर बात की जाए तो इस कंडीशंस में पहले की अपेक्षा आपको मंगल जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जो उसके मन को प्रभावित करेगा। ऐसे कंडीशन लागू हो जाएंगे क्योंकि मंगल के नक्षत्र में जाकर आपको राहु बैठ गया है। और उसी चीज़ को एक और परिस्थिति लागू होती है आद्रा नक्षत्र। अब सपोज करो कि आद्रा, इस कंडीशन में आपको एक विशेष बात बता दूं मैं आपको कि अगर जो है ना कि ये मिथुन राशि है और मिथुन राशि के अंदर अगर जो बीच का नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र, इस कंडीशंस में अगर मान लो जा करके राहु बैठ जाए और साथ में चंद्रमा भी बैठ जाए और दोनों ही क्लोज कंडीशन में आ जाए, तो बाकी सारे जो दो मैंने परिस्थितियाँ आपको बताया उन दो परिस्थितियों से ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव इस परिस्थिति में देखने को मिलेगा, क्योंकि आद्रा नक्षत्र का आपको स्वामी ग्रह राहु होता है। तो यहाँ पर आपको चंद्रमा सबसे ज़्यादा अपने आप को पीड़ित महसूस करेगा। इस कंडीशन में व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा बेचैन अपने आप को महसूस करेगा। अगर जो है व्यक्ति का नक्षत्र चंद्रमा और राहु दोनों जो है आद्रा नक्षत्र में जाकर क्लोज कंजंक्शन में जाकर अगर बैठ गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने पीड़ित महसूस करेगा। तो पीड़ित जब महसूस करेगा तो क्या होगा, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, बात बात में अपनी कहानी बताते हुए रोने लगेगा। इस तरह की परिस्थिति आपको लागू होने लगती है जब व्यक्ति जो है ऐसे कंडीशन में जाकर के चंद्रमा और राहु उसके युति में जाकर बैठ जाता है। उसी प्रकार से अब आ जाओ चौथे घर की बात कर लेते हैं। ये फोर्थ हाउस क्या होता है, ये सुख का घर होता है। अब यहाँ पर मान लो फोर्थ हाउस जो लिखा हुआ है, फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो आपको चंद्रमा है और यहीं पर आकर अगर मान लो चंद्रमा बैठ जाए, ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको 0 से लेकर 30 अंश तक आपको इस घर का भी अपना अंश होता है। और आपको कर्क राशि के अंदर जो है आपको पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा 3 नक्षत्र शामिल होते हैं। कर्क राशि के अंदर आपको पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र शामिल होते हैं। पुनर्वसु के आपको इसके अंदर भी आपको 3 नक्षत्र शामिल होते हैं। पुनर्वसु के 2 पद शामिल होते हैं और आपको अश्लेषा के 4 चरण शामिल होते हैं। और आपको पुष्य नक्षत्र बीच में आता है। पुनर्वसु नक्षत्र के आपको 2 चरण शामिल होंगे और पुष्य नक्षत्र के 4 चरण शामिल होंगे और अश्लेषा के आपको 3 चरण शामिल होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लो इस राशि के अंदर अगर मान लो चंद्रमा जाकर बैठ जाए और यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठेगा तो वो आपको अलग अलग परिस्थितियाँ यहाँ पर लागू होगी। यहाँ पर जो चंद्रमा है वो किन किन ग्रहों से प्रभावित हो सकता है, किन किन ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर आ सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र का 1 पद आपको इसमें शामिल होता है। 0 से लेकर 3.33 अंश तक अगर बैठता है मान लो चंद्रमा, तो आपको माना जाएगा कि पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे पद में बैठा हुआ है, लेकिन पहले पद में बैठा हुआ है। तो
चौथे पद में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपको चंद्रमा के ऊपर आपको गुरु का प्रभाव देखने को मिलेगा। और साथ में अगर मान लो चंद्रमा जाकर बैठ सकता है, आपको पुष्य नक्षत्र के अंदर। अब पुष्य नक्षत्र का स्वामी ग्रह क्या होता है? पुष्य नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि होता है। उसके बाद अगर मान लो पुष्य नक्षत्र के अंदर स्वामी ग्रह शनि होता है और प्लस अगला जो नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। तो अगर इस कंडीशंस में इस परिस्थिति में अगर मान लो चंद्रमा बैठा हुआ है पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर और आपको राहु बैठा हुआ है अश्लेषा नक्षत्र के अंदर, तो जो राहु बैठा है वो आपको अश्लेषा नक्षत्र के अंदर बैठा है, तो राहु जो प्रभावित होगा वो आपको बुध से प्रभावित होगा, साथ में चंद्रमा से प्रभावित होगा। और जो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर अगर मान लो कि चंद्रमा बैठा हुआ तो चंद्रमा प्रभावित होगा, गुरु से प्रभावित होगा। तो चंद्रमा के ऊपर और इस घर का जो स्वामी ग्रह है वो भी आपको चंद्रमा ही है जो खुद अपने घर में बैठा हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको ये परिस्थिति बनेगी, व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा अध्यात्म के प्रति आपको आकर्षण भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा हुआ है। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र का 0 से लेकर 3.33 अंश तक बैठा हुआ है, तो वो मजबूत स्थिति नहीं माना जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में आपको अगर अश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है राहु, तो राहु अश्लेषा नक्षत्र का आपको अंश ही शुरू होता है, आपको 16.66 अंश से शुरू होता है और 30 अंश तक शुरू होता है, ये होता है आपको। तो 30 अंश के बीच में अगर मान लो सपोज करो कि 20-22 अंश पे अगर जाकर राहु बैठा हुआ, तो राहु की मजबूत स्थिति मानी जाएगी। वो राहु जो है चंद्रमा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा और इस घर को कंप्लीट प्रभावित कर देगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि व्यक्ति का जो है ना माता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, प्लस माता का आपको हेल्थ खराब रहेगा, प्लस आपको सुख से संबंधित उसको जीवन में जो है कि हमेशा अलग अलग तरह के जो है कि परेशानियाँ झेलने को मिलेगा। आपको वो कोशिश करेगा कि अपनी परेशानियों से मैं उसको दूर होने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं पीड़ित रहेगा और उसको जो है कि सफलता नहीं मिलेगी। वो अपनी परेशानियों में हमेशा फंसा हुआ महसूस करेगा, खासकर उस वक्त जब जो है कि इन ग्रहों के राहु की खासकर अगर मान लो अंतर्दशा चल रही है या फिर जो है कि महादशा चल रही है, उस कंडीशन में तो कह ही नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित महसूस करेगा अपने आप को। तो ये कंडीशन लागू हो जाता है। लेकिन उसमें भी आपको डिपेंड करता है कि राहु जो है ना कि अगर अश्लेषा नक्षत्र के कौन से पद में जाकर बैठा है। अगर मान लो चौथे पद में जाकर बैठा हुआ तो वहाँ पर राहु जो है ना कि बहुत ही कमजोर हो जाएगा। और अगर मान लो चंद्रमा अगर मान लो सपोज करो कि जो कि पुष्य नक्षत्र में बैठा है और पुष्य नक्षत्र के मान लो सपोज करो दूसरे पद में बैठा हुआ है, तो दूसरे पद में बैठने का मतलब कि वो आपको जो है कि 10 अंश के बीच आसपास बैठेगा वो। या फिर अगर मान लो तीसरे पद में बैठा हुआ तो 10 से लेकर के 13.33 अंश के बीच बैठेगा वो। अगर मान लो 11-12 डिग्री पर अगर मान लो चंद्रमा बैठा हुआ है और राहु आपको 28 डिग्री पर बैठा हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि चंद्रमा बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेगा। उसका जो है ना कि अपना जो मन होगा, जो आत्मबल होगा, बहुत ही मजबूत होगा। राहु जो है ना कि यहाँ पर उसको इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो है कि पुष्य नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है और पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है वो आपको शनि होता है। तो शनि के प्रभाव की वजह से व्यक्ति यहाँ पर जो है वो हालांकि जो है कि प्रभाव तो आ ही जाएगा आपको राहु के बैठने की वजह से, लेकिन अदर कंडीशन जो मैंने आपको बताया उस कंडीशंस के अपेक्षा इस कंडीशन में आपको जो प्रभाव होगा वो आपको कम देखने को मिलेगा। हाँ, जैसे इसमें भी परिस्थितियाँ आपको लागू होती हैं। सपोज करो कि पुष्य नक्षत्र के अंदर ही अगर राहु बैठ जाए और 11-12 डिग्री पर अगर मान लो चंद्रमा बैठा हुआ है और आपको जो है कि 14-15 डिग्री पर आपको राहु बैठ जाए, तो इस कंडीशंस में जो परिस्थितियाँ होंगी वो आपको थोड़ी विभिन्न हो जाएंगी, वो अलग हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा नकारात्मक होंगी कंपेयर टू अदर इस सिचुएशन कि अगर मान लो 12 डिग्री पर बैठा हुआ है चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में और आपको जो है ना कि अश्लेषा नक्षत्र में आपको राहु बैठा हुआ है। राहु अगर मान लो कि अश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है और वो कमज़ोर होकर बैठा है, 28 डिग्री पर बैठा हुआ है, तो इस कंडीशन में जो राहु का प्रभाव होगा वो कम होगा बनिस्बत कि पुष्य नक्षत्र में दोनों एक दूसरे से क्लोज कंजक्शन में बैठा हुआ है, क्योंकि दोनों ही के ऊपर ही आपको शनि का प्रभाव होगा प्लस चंद्रमा का प्रभाव होगा। लास्ट वाले कंडीशन में क्या होगा कि अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी आपको बुध होता है, तो बुध का प्रभाव आपको राहु के ऊपर होगा। अब इसमें भी आपको विभिन्न कंडीशन हो जाएगा कि अगर मान लो कि चंद्रमा जो है वो जाकर अश्लेषा नक्षत्र में बैठ जाए और राहु जो है कि पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा हुआ है पहले पद में, तो वहाँ पर जो पुनर्वसु नक्षत्र के आपको जो है ना कि चौथे पद में बैठा हुआ है वो आपको 0 से लेकर के आपको 3.33 अंश के बीच में, तो उस कंडीशन में आपको जो राहु है वो कमज़ोर माना जाएगा। और अगर मान लो चंद्रमा जो है ना वो बैठा है वो अश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है और अश्लेषा नक्षत्र के आपको सपोज करो दूसरे पद पे बैठा हुआ है, तो दूसरे पद में बैठा हुआ है, इसका मतलब चंद्रमा जो आपको 20 से 21 अंश 22 अंश के बीच बैठा हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में जो चंद्रमा है वो बहुत ही मजबूत माना जाएगा और उसके ऊपर बुध का प्रभाव होगा, तो बहुत ही बुद्धिमान होगा वो। बुद्धि से जो है ना कि वो राहु के प्रभाव को कहीं ना कहीं खंडित करने में वो सक्षम होगा। वो राहु का जो प्रभाव होगा, राहु उसको प्रभाव देने की कोशिश करेगा, लेकिन उस प्रभाव को झेलने की जो क्षमता होगी ना उसके मन के ऊपर, वो आपको ज़्यादा हो जाएंगी।
तो ये सारी जो है कि परिस्थितियाँ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लागू होता है। वो सिर्फ ऐसा कह देना कि चंद्रमा और राहु की युति जो है ना कि चंद्र ग्रहण दोष है, ये दोष है, लेकिन कितना बड़ा दोष है, वो कहीं छोटा धब्बा तो नहीं है या कोई पूरा जो है ना कि मतलब बहुत बड़ा धब्बा तो नहीं है। ये जो है ना कि विश्लेषण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते कि कितना प्रभावशाली है। अब जैसे पाँचवें घर में अगर चले आओ तो पाँचवें घर के अंदर आपको सिंह राशि हो जाता है। अब सिंह राशि के ऊपर आपको मघा नक्षत्र, फाल्गुनी नक्षत्र और जो है ना कि पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी 3 नक्षत्रों का आपको प्रभाव होता है मघा नक्षत्र में, सॉरी सिंह राशि में। अब सिंह राशि के अंदर आपको मघा नक्षत्र, अब मघा नक्षत्र का आपको मघा नक्षत्र का आपको 4 चरण, चारों पद जो है ना कि आपको सिंह राशि में शामिल होते हैं। साथ में आपको पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के आपको 4 चरण, चारों पद शामिल होते हैं और प्लस आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 1 चरण 1 पद शामिल होते हैं आपको सिंह राशि में। तो इस कंडीशंस में भी आपको अलग अलग परिस्थितियाँ हो जाएंगी। अगर मान लो कि ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे मान लो सपोज करो कि मघा नक्षत्र के अंदर अगर मान लो राहु बैठा हुआ है और आपको जो चंद्रमा है वो आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको मघा नक्षत्र का स्वामी ग्रह क्या होता है, वो आपको चंद्रमा होता है। चंद्रमा और मघा नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु होता है। और आपको जो है कि चंद्रमा अगर मान लो कि मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है तो वो चंद्रमा जो है कि केतु से पीड़ित हो जाएगा। और साथ में राहु बैठा हुआ है आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में राहु बैठा है, तो राहु के ऊपर जो प्रभाव हो जाएगा वो आपको सूर्य का प्रभाव हो जाएगा और प्लस आपको सिंह राशि का स्वामी ग्रह भी आपको सूर्य होता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि व्यक्ति जो है ना कि जो उसका राहु है, राहु सूर्य को विशेष तरीके से आपको पीड़ित कर देगा, क्योंकि वो खुद जाकर के बैठा हुआ है आपको सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य का जो नक्षत्र होता है आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर मान लो जाकर राहु बैठ गया तो वो आपको सूर्य को बहुत ज़्यादा पीड़ित कर देगा। और प्लस ओवरऑल जो है ना कि मघा नक्षत्र में मान लो चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा ऑलरेडी जो है कि केतु से पीड़ित हो जाएगा और राहु जो है ना कि दूर बैठ करके भी इस परिस्थिति में ज़्यादा जो है ना कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके मन को बहुत ज़्यादा बेचैन कर देगा। और इसमें भी आपको अलग परिस्थितियाँ हैं। सपोज करो कि अब मान लो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों बैठ जाए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मान लो कि सूर्य बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया और आपको राहु भी बैठ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, शुक्र का प्रभाव आपको विशेष जो है ना कि चंद्रमा के ऊपर आ जाएगा और राहु के ऊपर भी आ जाएगा। और आपको जो है ना कि सूर्य का जो है ना सिंह राशि का स्वामी ग्रह आपको शुक्र होता है। तो जब को चंद्रमा राहु के प्रभाव में आ जाएगा, शुक्र के प्रभाव में आ जाएगा, आपको शुक्र के साथ साथ आपको सूर्य के प्रभाव में आ जाएगा, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं दब जाएगा, बहुत ही पीड़ित हो जाएगा इस कंडीशंस में। और साथ में जो है कि राहु क्या करता है, वो आपको जिस चीज़ों का जो प्रभाव है, जैसे मान लो कि आपको मान लो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठने की वजह से उसके ऊपर शुक्र का प्रभाव होगा, तो शुक्र का जो प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव क्या है, वो आपको जो है भोग विलास के प्रति जो आकर्षण है, शान शौकत के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके और आपको नकारात्मक फील्ड में लेकर जा सकता है। उसके प्रति इतना ज़्यादा आपको आकर्षण दे देगा कि आप कैसे भी किसी भी तरीके से आप उसको पाने के लिए कोशिश करने लगोगे और कहीं ना कहीं बुरे तरीके से आप फंसते हुए भी अपने आप को पाओगे। तो इस तरह की कंडीशन आपको बन जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको कौन से नक्षत्र में जाकर चंद्रमा बैठा हुआ है और कौन से नक्षत्र में जाकर आपको राहु बैठा हुआ है। तो एक ही राशि के अंदर चंद्रमा और राहु बैठकर अलग अलग परिस्थितियाँ लागू कर देती हैं। ये परिस्थिति होता है। अब मान लो छठे घर में, अब छठे घर की अगर बात कर ले तो छठा घर आपको कन्या राशि होता है। अब कन्या राशि का आपको स्वामी ग्रह क्या होता है, आपको कन्या राशि का स्वामी ग्रह आपको बुध होता है। और इस राशि के ऊपर आपको उत्तरा फाल्गुनी हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र का आपको प्रभाव होता है। ठीक है, अब उत्तरा फाल्गुनी हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र का प्रभाव होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह आपको सूर्य होता है, हस्त नक्षत्र का स्वामी ग्रह आपको चंद्रमा होता है और आपको चित्रा नक्षत्र का स्वामी ग्रह आपको मंगल होता है। तो इस परिस्थिति के ऊपर भी अलग अलग परिस्थितियाँ लागू हो जाएंगी कि वो डिपेंड करता है कि आपको, अब सपोज करो कि कन्या राशि में बैठा है चंद्रमा और राहु दोनों बैठे हुए हैं कन्या राशि में। अब चंद्रमा और राहु के ऊपर वो ये देखना पड़ेगा कि वो आपको जो है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है चंद्रमा, या फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में राहु बैठा है, या फिर आपको हस्त नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है, या फिर जो है कि
या फिर आपको चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है या राहु बैठा है, ये भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, आपको अलग अलग परिस्थितियाँ लागू हो जाएंगी। अब सपोज करो कि मान लो इसके अंदर आपको हस्त नक्षत्र के अंदर ही अगर मान लो चंद्रमा बैठा हुआ है और जो राहु है, राहु बैठा हुआ है मान लो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपको राहु बैठा हुआ है, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का आपको जो स्वामी ग्रह होता है वो आपको सूर्य होता है, तो वहाँ पर आपको सूर्य को ज़्यादा पीड़ित करता हुआ मिलेगा आपको राहु। और साथ में जो है वो चूँकि क्लोज कंडीशन में आएगा, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जस्ट बाद आपको हस्त नक्षत्र आता है, तो हस्त नक्षत्र के अगर मान लो चौथे पद में जाकर के राहु चंद्रमा बैठा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत स्थिति में होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है ना कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के ये मान लो कि आपको तीन पद जो है कि शामिल होते हैं, और 4 पद आपको हस्त नक्षत्र के शामिल होते हैं, और प्लस चित्रा नक्षत्र के आपको 2 पद शामिल होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर मान लो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बाद हस्त नक्षत्र आता है, और हस्त नक्षत्र के मान लो चौथे पद में अगर बैठा हुआ है चंद्रमा, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के आपको मान लो दूसरे पद में बैठा हुआ है राहु, तो इस कंडीशन में आपको सूर्य को प्रभावित करेगा, लेकिन साथ में जो कि हस्त नक्षत्र का स्वामी ग्रह खुद ही चंद्रमा होता है, और आपको कन्या राशि में बैठा, तो यहाँ पर जो है कि उसके मन के ऊपर आपको बुध का प्रभाव होगा, साथ में प्लस जो है कि आपको चंद्रमा का प्रभाव होगा। तो चंद्रमा जो है कि यहाँ पर बहुत ही मजबूत स्थिति में आ गया, क्योंकि उसका जो नक्षत्र है वो खुद का अपना नक्षत्र है, वो आपको हस्त नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र का स्वामी ग्रह आपको चंद्रमा हो जाते हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत ही मजबूत स्थिति में बन जाएगा। और अगर मान लो कि जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे पद में बैठा है, मतलब जो है कि 0 से लेकर के 3.33 अंश के बीच बैठा है राहु, और यहाँ पर चंद्रमा अगर मान लो बैठा है उसके 10 अंश से लेकर 23.33 अंश के बीच, अगर मान लो 15 से 16-17 अंश का अगर मान लो चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा बहुत ही मजबूत होगा। वो अपने जो है कि ऊपर आए हुए जितने भी जो है कि आपको जो प्रभाव होंगे, नकारात्मक जो प्रभाव होगा ना, आपको जो राहु का जो नकारात्मक प्रभाव होगा, उस प्रभाव को झेलने के लिए उसका दिमाग जो है ना कि पूर्ण रूप से वो आपको सक्षम होगा, बहुत ही मजबूत स्थिति में हो गया यहाँ पे। और साथ में जो है कि चूंकि कन्या राशि है, तो कन्या राशि का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा जो है कि आपको बुध के प्रभाव से भी प्रभावित होगा, तो बुध जो है कि वो ऑलरेडी उसको कहीं ना कहीं चंद्रमा को बुद्धिमान भी बनाएगा, उसको उस चीज़ को झेलने के लिए बुद्धि भी दिया करेगा आपको। यहाँ पर बुध से प्रभावित होकर के चंद्रमा बहुत ही मजबूत स्थिति में आ गया आपको। तो मैं आपको सिंपल से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सिर्फ चंद्रमा और राहु की युति के कारण कितने अनंत आपको परिस्थितियाँ लागू हो जाती हैं आपको किसी भी लग्न चार्ट के अंदर। दुनिया में जितने भी आपको करोड़ों की संख्या में ऐसे जातक होंगे जिनकी कुंडली में आपको राहु और चंद्रमा एक साथ युति में आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके ऊपर जो है कि समान प्रभाव देखने को मिलेगा। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक लग्न लेकर के और आपको समझा रहा हूँ मैं कि कितनी ज़्यादा जो है ना कि आपको परिस्थितियाँ लागू हो जाती हैं और प्रभाव जो है कि कैसे अलग अलग हो जाएंगे। अब इसी को लेकर लो मान लो 7वें घर में, अब 7वें घर में अगर मान लो चंद्रमा बैठ गया यहाँ पे, तो चंद्रमा यहाँ पर बैठने की वजह से 7वें घर हो गया। अब 7वां घर जो होता है वो आपको तुला राशि का घर हो गया। अब तुला राशि का स्वामी ग्रह क्या होता है, तुला राशि का स्वामी ग्रह आपको शुक्र होता है, और इस कंडीशंस में आपको शुक्र तुला राशि के अंदर, अब तुला राशि के अंदर आपको चित्रा नक्षत्र आ गया, चित्रा नक्षत्र के 2 चरण आएंगे, और साथ में आपको स्वाति नक्षत्र आ गया और विशाखा नक्षत्र आ गया। मंगल मतलब ये मान लो कि चित्रा नक्षत्र के 2 चरण होंगे, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण आएंगे, और विशाखा नक्षत्र के आपको 3 चरण आएंगे तुला राशि के अंदर। अब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर मान लो कि तुला राशि में मतलब चंद्रमा जो बैठा हुआ है, चंद्रमा जो है कि चित्रा नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, या फिर जो है कि स्वाति नक्षत्र के अंदर बैठा है, या फिर विशाखा नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। साथ में यह भी देखना होगा कि राहु जो बैठा है वो चित्रा नक्षत्र के अंदर बैठा है, स्वाति नक्षत्र के अंदर बैठा है, या विशाखा नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। अब इसमें जो है ना कि ये देखना पड़ेगा कि जो अगर मान लो चंद्रमा जो है कि अगर चित्रा नक्षत्र के अंदर बैठा है, तो चंद्रमा अगर चित्रा नक्षत्र के अंदर बैठा होगा तो उसके ऊपर जो है कि मंगल का प्रभाव ज़्यादा होगा उसके मन के ऊपर। साथ में जो है ना कि उस चूंकि तुला राशि के अंदर बैठा हुआ, तो तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र भी होगा, तो चंद्रमा यहाँ पे शुक्र, मंगल और खुद मतलब दो ग्रहों से प्रभावित हो जाएगा। अगर मान लो कि स्वाति नक्षत्र के अंदर अगर मान लो चंद्रमा बैठा है, तो इस कंडीशंस में चंद्रमा जो है कि ज़्यादा पीड़ित अपने आप को महसूस करेगा, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है वो आपको राहु होता है, और राहु के नक्षत्र में खुद जाकर के अगर चंद्रमा बैठेगा
तो इस कंडीशंस में बहुत ज़्यादा अदर परिस्थितियों की अपेक्षा वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पीड़ित महसूस करेगा। उसका जो मन है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बेचैन महसूस करेगा। वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नक्षत्र के इस कंडीशंस को हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही नकारात्मक कंडीशन बनता है अगर मान लो कि वो राहु के नक्षत्र में जाकर अगर चंद्रमा बैठता है तो। अब इसमें थोड़ा सा अगर मान लो कि गुरु के नक्षत्र अगर मान लो विशाखा नक्षत्र में जाकर के यहाँ पर राहु बैठ जाएगा, तो यहाँ पर जो राहु बैठेगा, अब यहाँ पे आपको राहु बैठ गया विशाखा नक्षत्र में, तो विशाखा नक्षत्र का स्वामी ग्रह क्या होता है? गुरु होता है। तो विशाखा नक्षत्र का स्वामी ग्रह गुरु होने की वजह से व्यक्ति जो है ना कि कहीं ना कहीं वो अपने गुरु को भी जो है ना प्रभावित कर दिया, पीड़ित कर दिया। अब उसका जो है ना कि मतलब गुरुजनों से अपना जो स्वभाव होगा, अपना जो व्यवहार होगा उसका, वो थोड़ा सा जो है ना कि नकारात्मक देखने को मिलेगा। वो गुरुओं का जो है ना कि अपमान करने वाला भी हो सकता है ऐसे कंडीशंस में, अगर राहु जो है कि जाकर के विशाखा नक्षत्र में बैठ जाता है तो ये आपको सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक ही राशि के अंदर अगर चंद्रमा और राहु बैठते हैं तो भी जो है कि अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब इसी में जो कि मान लो सपोज करो कि स्वाति नक्षत्र में ही अगर मान लो चंद्रमा भी बैठ जाए और राहु भी बैठ जाए, तो ये थोड़ा सा आपको ये बोल सकते हो कि पूर्ण रूप से इसको हम मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं विशेष नकारात्मक एक चंद्र ग्रहण दोष माना जा सकता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है कि कंपेयर टू अदर जो है सिचुएशंस में मैंने बताया आपको, परिस्थितियाँ जो बताई, उन परिस्थितियों की अपेक्षा यहाँ पर चंद्रमा और राहु एक विशेष आपको चंद्र ग्रहण दोष के रूप में देखे जाएंगे। ये इस कंडीशन में चंद्रमा बहुत अपने आप को पीड़ित महसूस करेगा। ऐसे कंडीशन में आप व्यक्ति का जो है कि माता के साथ संबंध खराब हो सकता है, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या फिर इस तरह की चीज़ें होंगी। आपको उस व्यक्ति का हमेशा जो कि मन बेचैन रह सकता है। ये परिस्थिति आपको लागू हो जाती है अगर जो है कि तुला राशि में जाकर के अगर ये चंद्रमा और राहु चंद्र ग्रहण योग बनता है तो। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि अगर मान लो सपोज करो कि 8वें घर में जाकर अगर मान लो चंद्रमा और राहु बैठ जाता है, 8वें घर में अगर जाकर के चंद्रमा और राहु अगर बैठता है तो फिर जो है कि चंद्रमा और राहु को बैठने के लिए आपको विशाखा नक्षत्र आ जाएगा। आपको 8वें घर मतलब आपको वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि के अंदर अगर मान लो कि चंद्रमा और राहु बैठता है तो उसको वृश्चिक राशि में आपको शामिल होता है विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, ये 3 नक्षत्र शामिल होते हैं। ठीक है, तो विशाखा नक्षत्र में अभी इसमें भी देखना पड़ेगा कि विशाखा नक्षत्र में बैठा है आपको चंद्रमा, तो अगर मान लो विशाखा नक्षत्र के अंदर चंद्रमा बैठा है और ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर जाकर के बुध बैठा हुआ है, तो दोनों के बीच एक अच्छा खासा गैप आपको देखने को मिलेगा। इस कंडीशंस में क्या होगा, चूंकि जो है कि विशाखा नक्षत्र का केवल एक ही पद इसके अंदर शामिल होता है, तो आपको जो है कि चंद्रमा अगर मान लो यहाँ पर बैठा हुआ है तो व्यक्ति जो है कि कहीं ना कहीं अध्यात्म के प्रति बहुत ही आकर्षण देखने, आध्यात्मिक बना देगा यहाँ पे विशाखा नक्षत्र के में बैठने की वजह से व्यक्ति को। और साथ में अश्लेषा नक्षत्र में जाकर के राहु बैठ जाए तो जो राहु का अश्लेषा नक्षत्र बैठने की वजह से वो बल्कि चंद्रमा आध्यात्मिक होते हुए व्यक्ति के जो है कि मन को आध्यात्मिक बनाते हुए साथ में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बना देगा, उसको टेक्निकल बना देगा। वो आपको जो है कि टेक्निकल फील्ड में बहुत ज़्यादा बड़ी सफलता हासिल करने वाला बना देगा। और 8वां घर जो है कि एक आपको रहस्यात्मक घर भी कहते हैं इसको। यहाँ पर अगर जो है ना कि अगर अश्लेषा नक्षत्र में मान लो राहु बैठ जाए तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि बहुत ही विशेष तरह का आपको जो है कि परिस्थिति लागू हो जाएंगे। अब इसमें भी जो है कि डिपेंड करता है, अगर मान लो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में ही जाकर के और बुध भी बैठा हुआ है और साथ में कि चंद्रमा भी बैठा हुआ है, तो दोनों जो है कि चंद्रमा और राहु दोनों जो है कि जाकर के आपको ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठ गया और ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी ग्रह आपको बुध हो गया, तो चंद्रमा और राहु दोनों जो है कि बुध से प्रभावित हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको चंद्रमा, बुध और राहु तीनों को जो है कि आपको जो परिणाम होते हैं तीनों के शामिल होने की वजह से वो एक विशेष परिणाम होते हैं। व्यक्ति जो बहुत ही रहस्यात्मक हो जाएगा, वो आपको एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आने वाला व्यक्ति हो जाएगा। उसका जो है कि एक डिस्कवरी, मतलब आप ये मान लो कि ऐसा व्यक्ति जो है कि एकदम खोजबीन करने वाला होगा, वो अलग अलग रहस्यों की खोजबीन करने लगेगा, ऐसा उसका मन हो जाएगा। अलग अलग चीज़ों का दुनिया में जो है कि जो जितने भी खोजबीन करने वाले जो लोग होते हैं वो इसी तरह के परिस्थितियों से, इसी तरह के नक्षत्रों में उनके जन्म होने के कारण वो उसमें सफल होते हैं। उनका विशेष मन लगेगा, जो चीज़ आप सोच नहीं पाएंगे वो सोच लेंगे, ऐसा उनका मन हो जाता है। तो ये परिस्थितियाँ हो जाएंगी आपको यहाँ पर चंद्रमा और राहु के बैठने की वजह से। और यही चीज़ अगर मान लो कि 9वें घर में जाकर बैठ जाए चंद्रमा और राहु, तो 9वें घर मतलब धनु राशि, धनु राशि का स्वामी ग्रह क्या होता है? धनु राशि का स्वामी ग्रह हो गया आपको गुरु। अब धनु राशि का स्वामी ग्रह हो गया गुरु, तो गुरु धनु राशि का स्वामी ग्रह हो गया। और आपको धनु राशि में भी आपको 3 नक्षत्र आते हैं। धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, आपको मूल नक्षत्र आते हैं, आपको पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होते हैं और
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होते हैं। अब 3 नक्षत्र आ गए। अब इसमें भी जो है कि आपको देखना पड़ेगा कि चंद्रमा जो है ना कि किस नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ। अगर मान लो कि मूल नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ चंद्रमा, तो आपको केतु के नक्षत्र में जाकर बैठ गया, तो चंद्रमा जो है कि पीड़ित हो गया। आपको वहाँ पर जाने के, अगर मान लो मूल के नक्षत्र में जाकर बैठ गया वो, मूल नक्षत्र में जाने से, तो आपको मूल नक्षत्र का ऑलरेडी जो है कि स्वामी ग्रह आपको केतु होता है, और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा बन गया, तो वो ज़्यादा अपने आप को पीड़ित महसूस करेगा। और साथ में अगर मान लो राहु जो है कि जाकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का आपको स्वामी ग्रह होता है आपको शुक्र, तो शुक्र के नक्षत्र में जाकर के आपको राहु बैठ गया, तो शुक्र के नक्षत्र में राहु जाकर के बैठने की वजह से शुक्र का जो प्रभाव है वो आपको उस प्रभाव को बढ़ा देगा। उस शुक्र का प्रभाव क्या है? शुक्र के प्रभाव की वजह से व्यक्ति के मन के अंदर आपको जो है भोग विलास के प्रति जो आकर्षण है, शान शौकत के प्रति जो आकर्षण है, अच्छी चीज़ों के प्रति जो आकर्षण है, आपको जो है कि सुंदर चीज़ों के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और चूंकि जो है कि यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लो मूल नक्षत्र में केतु बैठा हुआ और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में ये राहु बैठ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, व्यक्ति जो है कि पीड़ित रहते हुए इन सारी चीज़ों के प्रति वो बहुत ज़्यादा आकर्षण अपने अंदर महसूस करेगा, और उसको पाने के लिए मतलब वो बहुत सारी जो है कि चीज़ों को बहुत सारी कोशिश भी करेगा, और इवन आपको ज़रूरत पड़ी और उसको कहीं ना कहीं से अगर उसको सपोर्ट मिल गया तो नकारात्मक तरीके भी अपना सकता है इन सारी चीज़ों को पाने के लिए। और यहाँ पर आपको ये बोल सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर राहु बैठ गया, तो राहु चूंकि जो है कि नौवें घर आपको धनु राशि का स्वामी ग्रह आपको जो है कि गुरु होता है, तो गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाएगा यहाँ पे अगर आपको राहु बैठता है तो। अब इसमें भी जो है कि डिपेंड करता है। अब मान लो राहु जो है कि आपको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर बैठा हुआ है, तो राहु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ तो यहाँ पर अलग प्रभाव होगा, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है वो आपको सूर्य होता है, तो सूर्य को कहीं ना कहीं पीड़ित कर दिया राहु जो है कि यहाँ पर बैठकर, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठकर वो चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ वो आपको सूर्य को ही पीड़ित कर दिया। मतलब सूर्य पीड़ित होने की वजह से क्या होगा, व्यक्ति को जो है कि कहीं ना कहीं आपको जो है कि अपना शोहरत हासिल करने में, उसकी जो नाम है, उसकी जो समाज में जो वैल्यू है, वो आपको कहीं ना कहीं गिराने में उपयोगी होता है। आपको राहु जो है कि कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए भी कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें हो जाएगी आपको, तो अलग अलग परिस्थितियाँ लागू हो जाती हैं। अब इसी को एग्जाम्पल ले लो, मान लो 10वें घर की अगर हम बात कर ले, तो 10वें घर के अंदर 10वां घर जो होता है वो आपको जो है कि मकर राशि है। अब मकर राशि के अंदर अगर बात कर ले, तो मकर राशि के अंदर आपको जो है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और घनिष्ठा नक्षत्र 3 नक्षत्र शामिल होते हैं, तो मकर राशि के अंदर भी अलग परिस्थितियाँ शामिल हो जाएंगी। अब इसमें देखना पड़ेगा कि मान लो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर अगर मान लो चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा जो है कि सूर्य से पीड़ित हो, सूर्य के प्रभाव देखने को मिलेंगे, प्लस आपको शनि के प्रभाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है कि चंद्रमा बैठने की वजह से क्या हो जाएगा, आपको मकर राशि का स्वामी ग्रह आपको शनि होता है, तो शनि क्या होता है, व्यक्ति को जो है कि कहीं ना कहीं प्रति अध्यात्म के प्रति आकर्षण देने वाला होता है, प्लस आपको उसको नैतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण पैदा करता है। वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं न्यायिक बनाता है, वो जहाँ पर भी गलत हो रहा होगा वहाँ पर वो व्यक्ति जो है कि आवाज़ उठाने वाला होता है। ये सारे प्रभाव आपको मकर राशि में बैठने से देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है कि अब मान लो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर बैठा हुआ है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर मान लो चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा अपने आप को कहीं ना कहीं वो अलग तरीके का अपने आप को पीड़ित महसूस करेगा, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी ग्रह आपको सूर्य होता है, तो सूर्य के नक्षत्र में जाकर बैठने से उसका जो खुद का एनर्जी है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर वो लो हो जाएगा, जो चंद्रमा का जो एनर्जी है। और अब इसके अंदर इसमें अलग परिस्थितियाँ हो जाएंगी। अगर मान लो घनिष्ठा नक्षत्र में जाकर के आपको राहु बैठा हुआ है, तो घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी ग्रह क्या होता है, आपको जो है कि मंगल होता है, तो घनिष्ठा नक्षत्र में अगर राहु बैठने से क्या होगा कि मंगल का जो एनर्जी है वो आपको जो है कि कहीं ना कहीं उसके मन के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। वो अपने आप को मतलब पीड़ित महसूस करने के साथ साथ वो बहुत ही बेचैन महसूस करने लगेगा, और नकारात्मक उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। उसका जो एनर्जी लेवल है वो नकारात्मक चीज़ों में उपयोग होने लगेगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा। वो राहु को घनिष्ठा नक्षत्र में बैठने की वजह से मिलेगा, क्योंकि घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी ग्रह आपको मंगल हो जाता है, तो मंगल की एनर्जी और एक्सपोज होकर के उसके मन के ऊपर हावी होंगी। ऐसी परिस्थितियाँ लागू हो जाती हैं। अब इसमें भी जैसे मान लो कि डिपेंड करता है श्रवण नक्षत्र। अब मान लो श्रवण नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र में अगर मान लो चंद्रमा बैठा हुआ है और आपको श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है, और श्रवण नक्षत्र के और घनिष्ठा नक्षत्र में अगर मान लो मंगल बैठा हुआ है, घनिष्ठा नक्षत्र में अगर मान लो मंगल बैठा हुआ है और श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हुआ है, और श्रवण नक्षत्र के मान लो जो है कि पहले पद में अगर मान लो चंद्रमा बैठा हुआ है, और आपको घनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम दूसरे पद में अगर मान लो जाकर के राहु बैठा हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि चंद्रमा बहुत ही मजबूत होगा, क्योंकि जो है कि आपको
श्रवण नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र का आपको स्वामी ग्रह आपको चंद्रमा हो गया। तो चंद्रमा जो है कि अपने आप को थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा कंपेयर टू अदर सिचुएशन, जो मैं ऊपर की तरफ अगला जो सिचुएशन हम बात कर रहे हैं, पिछली जो सिचुएशन की बात की, उसके कंपेयर में यहाँ पर जो है कि चंद्रमा थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट फील करेगा और इस कंडीशंस में वो थोड़ा सा मजबूत महसूस करेगा, अपनी परिस्थितियों को थोड़ा सा झेलने की स्थिति में होगा, ऐसा सिचुएशन बन जाएगा। और आपको घनिष्ठा, ये मान लो कि घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर अगर मान लो कि ये बैठा हुआ हो मान लो राहु, तो उसको जो है ना कि मंगल से एनर्जी मिलेगी, लेकिन मतलब ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति जो है कि थोड़ा सा अदर जो सिचुएशन मैंने बताया उस सिचुएशन के तुलना में ये जो सिचुएशन होगा थोड़ा सा कंफर्ट का सिचुएशन बनेगा, आपको ये सिचुएशन बन जाएगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर मान लो राहु बैठा हुआ, श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हुआ है, या फिर मान लो जैसे कि श्रवण नक्षत्र के पहले पद में बैठा हुआ मान लो चंद्रमा, और अंतिम पद में मान लो अंतिम पद जो होता है ना उसका दूसरे पद में जाकर के आपको राहु बैठा हुआ है, तो दोनों के बीच जो है ना कि जो आपको अंतर हो गया, आपको 3 2 5 पद का अंतर हो गया, तो ऑलमोस्ट यानी कि आपको 14 से 15 डिग्री का अंश का अंतर हो गया। तो उस कंडीशन जो है ना कि चंद्रमा अपने आप को मजबूत महसूस करते हुए राहु के प्रभाव से लड़ने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर लेगा, और उसके ऊपर जो प्रभाव होगा वो कंपेयर टू अदर सिचुएशन आपको कम हो जाएगा। ये आपको अंतर देखने को मिलता है। अलग अलग परिस्थितियों में आपको अलग अलग सिचुएशन बन जाते हैं और चंद्रमा और राहु का प्रभाव अलग अलग हो जाता है। यही चीज़ आज के विषय का मुख्य स्रोत है, मुख्य विषय है। ये अगर मान लो हमें 11वें घर की बात कर ले तो 11वां घर आपको कुंभ राशि का होता है। अब कुंभ राशि की बात कर ले तो कुंभ राशि के ऊपर आपको कुंभ राशि के ऊपर आपको कुंभ राशि के अंतर्गत घनिष्ठा नक्षत्र आता है, आपको शतभिषा नक्षत्र आता है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आपको आता है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आता है आपको, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, ये आपको जो है ना कि 3 नक्षत्र शामिल होते हैं आपको कुंभ राशि के अंदर। अब कुंभ राशि के अंदर जो 3 नक्षत्र शामिल होते हैं, इन 3 नक्षत्रों में भी अब परिस्थितियां अलग अलग होंगी, चूंकि जो है ना कि पहला नक्षत्र जो मान लो घनिष्ठा नक्षत्र, उसका स्वामी ग्रह मंगल हो गया, राहु हो गया और गुरु हो गया। अब इनके अंदर जो है ना कि आपको जो नक्षत्रों के जो प्रभाव हैं, आपको मंगल राहु गुरु, अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो है ना कि चंद्रमा जो है ना कि किसके नक्षत्र में जाकर बैठा है, मंगल के नक्षत्र में जाकर बैठा है, राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है या गुरु के नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है। अगर मान लो सपोज करो कि गुरु के नक्षत्र में जाकर के चंद्रमा बैठा हुआ है और आपको चंद्रमा का नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हुआ है और मंगल के नक्षत्र में जाकर के मान लो राहु बैठा हुआ है, तो इस कंडीशंस में एक अलग परिस्थितियाँ होंगी कंपेयर। अब जैसे मान लो राहु के नक्षत्र में मान लो राहु बैठा हुआ है और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इस परिस्थिति में जो प्रभाव होगा वो एक अलग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि गुरु के प्रभाव में चंद्रमा बैठने से व्यक्ति जो है कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक बना देगा, जुपिटर के प्रभाव उसके ऊपर लागू हो जाएंगे, बहुत अच्छी बातें करने की कोशिश करेगा। चूंकि जो है कि राहु अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो इस कंडीशंस में जो चूंकि जो है कि दोनों के बीच आपको डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि राहु के किस पद में जाकर के बैठा हुआ है। राहु का जो नक्षत्र है वो आपको जो है कि शतभिषा नक्षत्र के किस पद में जाकर बैठा हुआ है राहु, उस पर भी थोड़ी सी प्रभाव देखने को अलग अलग मिलेंगे। अब 4 पदों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से पद में जाकर राहु बैठा हुआ है। अब गुरु के अगर मान लो ये गुरु के जो ना कि आपको 3 गुरु का जो नक्षत्र है उसका 3 पद इसके अंदर शामिल होता है। तो मान लो अंतिम पद में बैठा हुआ और राहु के जो है पहले पद में चंद्रमा बैठा हुआ, तो जो प्रभाव होंगे वो आपको थोड़े अलग देखने को मिलेंगे। राहु के नक्षत्र में ही जाकर के राहु बैठा हुआ और गुरु के नक्षत्र में जाकर चंद्रमा बैठा हुआ, तो इस कंडीशंस में कहीं ना कहीं जुपिटर जो है कि उसके मन को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। मतलब मन जो है कि जितना पीड़ित होना चाहिए राहु के द्वारा वहाँ पर उतना पीड़ित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि गुरु के नक्षत्र में जाकर चंद्रमा बैठ गया है, अपने आप को बचा लिया। मान लो कि ये बोल सकते हो कि गुरु ने इस मन को, व्यक्ति के जो जातक के जो मन को है उसको सेव कर लिया। मतलब जो भी नकारात्मक प्रभाव राहु के द्वारा होने थे उतना नहीं हो पाया, होगा ऐसा नहीं है, होगा ही होगा, लेकिन जो है कि उतना नहीं हो पाएगा जितना कि जो है कि अदर परिस्थितियों में हो सकता था। ये आपको अलग अलग परिस्थितियों पर लागू होता है, आपको चंद्रमा और राहु की युति का। अब लास्ट हम बात कर ले धनु राशि। अब धनु राशि के अंदर अगर हम बात कर ले तो धनु राशि के अंदर भी आपको 3 नक्षत्र शामिल होते हैं। अब 3 नक्षत्र जो शामिल होंगे आपको,
इसके अंदर आपको 3 नक्षत्र शामिल होते हैं। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शामिल होंगे और साथ में आपको उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शामिल होंगे और प्लस जो कि रेवती नक्षत्र शामिल होंगे आपको। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शामिल होने की वजह से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का आपको एक चरण आपको गुरु का शामिल होगा, साथ में जो है कि गुरु के नक्षत्र का शामिल होगा, साथ में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी ग्रह आपको शनि होता है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी ग्रह गुरु होता है, साथ में रेवती नक्षत्र का स्वामी ग्रह आपको बुध होता है। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का एक चरण शामिल होता है धनु राशि में, सॉरी मीन राशि में। मैं आपको थोड़ा सा जो है कि गलती मैंने कर दी है तो सॉरी इसके लिए। ये जो आपको 12 नंबर लिखा हुआ है ये आपको मीन राशि हो गया। तो मीन राशि का स्वामी ग्रह आपको गुरु होता है। तो मीन राशि के अंदर भी आपको जो है कि 3 नक्षत्र शामिल होते हैं। तो 3 नक्षत्र जो हो गए वो 3 नक्षत्र कौन कौन से हो गया? आपको पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो गया, साथ में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो गया और साथ में रेवती नक्षत्र हो गया। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का एक पद इस मीन राशि के अंदर शामिल होता है और साथ में जो है कि आपको उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का 4 पद आपको इस राशि के अंदर शामिल होता है और आपको रेवती नक्षत्र का भी 4 पद मीन राशि के अंदर शामिल होता है। तो अगर मान लो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में का एक पद, पहले पद में अगर मान लो कि ये जो पद है 0 से लेकर 3.33 अंश तक अगर मान लो बैठता है चंद्रमा, तो यहाँ पर जो है ना कि चंद्रमा बैठा हुआ है और रेवती नक्षत्र के मान लो अंतिम पद में जाकर राहु बैठा हुआ है, वो आपको 27 डिग्री पर बैठा हुआ है और यहाँ पर आपको मान लो 3 डिग्री पर बैठा हुआ है चंद्रमा। तो दोनों के बीच जो है कि आपको 24 अंश का जो है कि अंतर हो गया। तो इस परिस्थिति में जो प्रभाव होगा वो बहुत ही अलग होगा। यहाँ पर आपको पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के कारण व्यक्ति के ऊपर जो है कि आपको आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति आकर्षण देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक होगा, व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक बातें करने वाला होगा, बात करने में बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति होगा और हमेशा ही जो है कि सकारात्मक बात करने वाला व्यक्ति होगा, अच्छी बातें करने वाला होगा और उसके मन को आप ये मान लो कि कहीं ना कहीं गुरु ने सेव कर दिया। यहाँ पे भी इस कंडीशन में हो गया क्योंकि वो गुरु के नक्षत्र में जाकर चंद्रमा बैठ गया। तो गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा बैठने की वजह से चंद्रमा अपने आप को बहुत ही सेफ फील करता है। ये आपको एक उसको अपने आप को बहुत ही सेफ आप ये समझ सकते हो कि वो बहुत ही खुश महसूस करता है उस कंडीशंस में। राहु भले ही जो है कि वो अंतिम नक्षत्र में जाकर अगर बैठा है, रेवती नक्षत्र के चौथे पद में जाकर अगर बैठा है, तो आपको राहु यहाँ पर रेवती नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध होता है, तो बुध के प्रभाव में आ जाएगा राहु बुध के नक्षत्र में बैठने की वजह से बुध उसका जो व्यक्ति का जो बुद्धि होगा बहुत ही आपको टेक्निकल बना देगा और वो टेक्निकल बनाने के साथ साथ वो व्यक्ति को आध्यात्मिक भी बनाकर रखेगा। मतलब ये एक आपको बहुत बुरी कंडीशंस में नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा और राहु अगर बैठ जाता है और चौथे पद में जाकर के अगर मान लो कि राहु बैठा हुआ है और आपको पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाकर के अगर मान लो गुरु बैठा हुआ है, सॉरी चंद्रमा बैठा हुआ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में और रेवती नक्षत्र में जाकर राहु बैठा है, तो इसको जो है कि इस परिस्थिति को हम बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक नहीं होगा, बहुत ही तुलनात्मक, अगर तुलनात्मक से देखें तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा आपको व्यक्ति पीड़ित नहीं महसूस करेगा अपने आप को। लेकिन नॉर्मली जो है कि लोग चार्ट में देख लेते हैं कि चंद्रमा और राहु बैठा हुआ है एक साथ में, तो अपने आप को जो है कि बहुत ज़्यादा असहज फील करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने ज्योतिषियों से सुना होता है कि चंद्रमा और राहु एक साथ बैठने की वजह से आपको ग्रहण दोष लग गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जब तक आपके जातक की कुंडली का कंप्लीट विश्लेषण नहीं होगा कि वो चंद्रमा जो है कि किस नक्षत्र में जाकर बैठा है, कितने अंश पर बैठा है, राहु जो है कि किस नक्षत्र में जाकर बैठा है, कितने अंश पर बैठा हुआ है, तब जाकर के ही एक कंप्लीट आपको निचोड़ निकल कर आता है सामने कि व्यक्ति जो है कि व्यक्ति का जो मन है वो कितना पीड़ित है, कितना जाकर के कितना मन को जो है ना कि वो आपको प्रभावित किया है राहु। और राहु का चंद्रमा और राहु के पीड़ित होने की वजह से और किन किन क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें परिस्थितियाँ लागू हो जाएंगी। ये तो मैंने जो है कि ओवरऑल सिर्फ आज जो मैंने चर्चा की है, मैंने आपको सिर्फ वो चर्चा की है कि जो सिर्फ हमने जो है कि वो चर्चा की है कि आपको मीन राशि तक हमने वो चर्चा की है कि आपको सिर्फ एक जो है कि लग्न की हमने बात की है, मेष लग्न की। अब मान लो 12 लग्न होते हैं, तो 12 लग्न में आपको बहुत ही मतलब आप ये मान लो कि चंद्रमा और राहु का जो प्रभाव होगा वो अनंत प्रभाव होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो आपको डरने से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि आप अपना विश्लेषण कराएं, तभी जा कर के आपको पता चल पाएगा कि आपका जो चंद्रमा और राहु का जो युति है वो कितना जो है कि नकारात्मक है और कितना सकारात्मक है और उसके क्या आपको समाधान है, उस पर हम बात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट इस सब्जेक्ट को पूरा किया है। नमस्कार, फिर अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होगा। नमस्कार।